इमरान इस्माइल को सब पता है, और उनको तो बल्कि पसे पर्दा भी पता है कि पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रियलिटी है। पीपल्स पार्टी ने वोट परचेज करके मुकाबला बनाने की कोशिश की है। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और 5.5 साल के एक तवील इंतजार के बाद बिल आखिर वफाकी हुकूमत अब ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करने जा रही है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने 5 दिसंबर को इसी हवाले से एक ट्वीट भी किया था और उस ट्वीट में बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान 10 दिसंबर को इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। आज भी गवर्नर सिंध की मौजूदगी में असद उमर ने यह ऐलान किया कि अब कल से 15 रोज़ा ट्रायल बेसिस पर इसका इफ्तिताह किया जा रहा है, लेकिन इसका बाकायदा इफ्तिताह 25 दिसंबर को आवाम के लिए किया जाएगा। तो अब मंसूबे के बेशतर स्टेशन अभी भी सूरत हाल ये है कि वो नामुकम्मल हैं और अब इसी हालत में इसका इफ्तिताह बहरहाल होने जा रहा है। हुकूमत तो ये करने जा रही है और इस मंसूबे को अपनी कामयाबी ये हुकूमत बताती है और इस कामयाबी को बताते हुए साबका हुकूमत यानी नून लीग पर भी अच्छी खासी तनकीद उनकी जानिब से की जा। और वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में जब वज़ीर आज़म नहीं थे, इससे पहले वो इस तरह के मंसूबों को पैसा बनाने का मंसूबा कहा करते थे, इसको जंगला बस से ताबीर किया करते थे और कौम के पैसों का इसको ज़िया समझा करते थे। क्या गुफ्तगू करते थे, ज़रा ये गुफ्तगू उनकी सुनिए। अब इन तमाम तनकीदों और इल्ज़ामात के बावजूद तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर में लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद मेट्रो से महंगी BRT बनाई जो ताख़ीर का शिकार होने से महंगी होती गई। तहरीक इंसाफ की KP हुकूमत की जानिब से यह दावा किया गया था कि पेशावर BRT 6 माह में मुकम्मल करके दिखाएंगे, लेकिन कई बार उसके इफ्तिताह की तारीखें दी गई और 6 माह में बनने वाली BRT बिलाखिर 3 साल से भी ज़ायद के अरसे में मुकम्मल हुई। चूँकि हमने एक टेंडर किया, 6 महीने इसका टाइम है और मेरी जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ उस दिन मीटिंग हुई, उन्होंने भी जिम्मेदारी से कहा है कि हम इसको 6 महीने में मुकम्मल करेंगे। आने वाले साल की बात कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये जो कह रहे हैं कि इस हुकूमत में बनेंगे, तो मैंने कहा कि आइंदा साल में बने। आइंदा साल तो ख़त्म होने वाला है यार। हमारे वज़ीर आला साहब ने पता नहीं किस वो कहा था, वो उसका अपना कोई सोचता कि उन्होंने कहा 6 महीनों में ये हम बना देंगे, लेकिन इंशाअल्लाह जून 2020 में हम तोहफा देंगे। तो लातादाद तारीखें देने के बाद बिलाखिर गुज़िश्ता साल अगस्त में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर BRT के मंसूबे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से उन्होंने खिताब भी किया और उनका यह कहना था कि इब्तिदा में उन्हें इस मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक हमेशा इसकी अहमियत पर जोर देते थे। उन्होंने इस मौके पर परवेज़ खटक को मुखातिब करते हुए कहा कि हम गलत थे, परवेज़ खटक ठीक निकले। मैं आज ये ख़ास कहना चाहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर रिजर्वेशंस थी और मैं आज परवेज़ खटक को ख़ास खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें हमेशा कहा कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो तब तुम्हें पता चलेगा इसकी अहमियत। वज़ीर आज़म ने पेशावर BRT को मुल्क का सबसे बेहतरीन मेट्रो बस मंसूबा करार दिया, लेकिन इफ्तिताह होते ही इस मंसूबे की खामियां सामने आने लगी। पहले ही महीने कई बसों में कई बार आग लगी, जिससे करोड़ों का नुकसान भी उठाना पड़ा। क्या वो मनाजिर थे, ज़रा चंद मनाजिर भी आप देखिए। इन वाक़यात के बाद BRT इंतजामिया को तकरीबन 1 महीने तक इस बस सर्विस को बंद करना पड़ा। फिर जिस चीनी कंपनी ने बसें बनाई थीं उसकी टीम को पेशावर बुलाना पड़ा ताकि आग लगने की वजह मालूम करके बसों से इस फॉल्ट को ख़त्म किया जा सके। यही नहीं, पेशावर BRT को अब तक 4 अरब 67 करोड़ 33 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि रवा माली साल के दौरान BRT को 2 अरब 79 करोड़ रुपए के खसारे का तखमीना भी लगाया गया है। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब नामुकम्मल ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करने जा रही है, और जबकि नून लीग ग्रीन लाइन मंसूबे को अपना मंसूबा कहती है। और आज नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर, मिफ्ता इस्माइल कल चूंकि हुकूमत इफ्तिताह करने जा रही है तो उससे एक दिन पहले ही ये ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करने पहुंच गए, जहां मौजूद रेंजर्स ने एहसन इकबाल और दीगर को ग्रीन लाइन के पेडेस्ट्रियन पुल पर जाने से रोक दिया। फिर इस दौरान नून लीग के रहनुमाओं और रेंजर्स एहलकारों के दरमियान कुछ धक्कम पेल भी हुई।
और वाक़े के बाद नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है। हुकूमत रेंजर से भी पुलिस वाला काम ले रही है। बहरहाल कल इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह 15 रोज़ के लिए ट्रायल बेसिस पर होने जा रहा है। तो अब ये कितना मुकम्मल है, कितना नामुकम्मल है, और फिर जो सिंध हुकूमत के जो मंसूबे थे वो कब बहरहाल मुकम्मल होंगे, उसकी भी तारीखें आती रहती हैं। उवैस कादिर शाह साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करें। इससे पहले हमारे रिपोर्टर राव अफनान हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस तमाम दिन आज इस ट्रैक का उन्होंने जायज़ा लिया, कहाँ से ग्रीन बस शुरू हो रहा है, कहाँ इख्तिताम पजीर हो रहा है, और कितना ये मुकम्मल है, कितना नामुकम्मल है। ये ज़रा राव अफनान से पहले जान लें। उवैस कादिर शाह साहब, आपकी इजाज़त से। तो राव अफनान, आज आप दिन में मौजूद थे, रिपोर्ट कर रहे थे वहाँ से, कितने स्टेशन अभी तक नामुकम्मल हैं, कितने फ़ीसद काम इसका मुकम्मल है? कल जब ये इफ्तिताह होगा तो ये 100% मुकम्मल है या अभी भी कुछ काम इसका बाकी है? अच्छा अरबाब, अभी भी तरक्याती काम जारी है। ग्रीन लाइन मंसूबे का संगे बुनियाद 26 फरवरी 2016 को रखा गया था। तकरीबन 6 साल मुकम्मल होने को, लेकिन ताहाल जो है ये राहदारी उस पर जो है तरक्याती काम ताहाल उसका सिलसिला जारी है। सिर्फ 21 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसे मुकम्मल तौर पर तामीर किया गया है, लेकिन उसके दरमियान जो बरकी जो जीने हैं वो ताहाल जो है वो ज़ेर तामीर इसलिए हैं कि इसमें बिला ताख़ीर जो है बहुत इसमें तातुल किया गया, तरक्याती काम रुका रहा, तो बरकी आलात जो थे वो ख़राब हो गए थे, तो उसे दोबारा फ़ाल बनाया जा रहा है। क्योंकि कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने आके इसका बाकायदा इफ्तिताह करना है और 25 दिसंबर से जो है मुसाफिरों के लिए ग्रीन लाइन मंसूबे का आगाज़ हो जाएगा। इसी हवाले से जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आज जब उनसे हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई, उनसे पूछा गया कि बस का क्या रूट होगा, क्या शेड्यूल होगा, तो ताहल शेड्यूल भी मुकम्मल नहीं है और इस पर ताहल जो है वो वर्किंग जारी है। उसी के साथ साथ आज जब हम कवरेज कर रहे थे तो उस पर जो मामूर सिक्योरिटी है उसकी जानिब से हमें कवरेज करने से ये कहकर रोक दिया गया कि कवरेज की इजाज़त नहीं है। गवर्नर साहब जायज़ा लेकर जा चुके हैं, जब कल वज़ीर आज़म इमरान खान दोबारा आएंगे तभी ही मीडिया को एक्सेस दिया जाएगा ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से। 21 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो नुमाइश चौरंगी से अब्दुल्ला चौक तक का ये पूरा ट्रैक है जिसे मुकम्मल किया गया और मुख्तलिफ जो स्टेशन है उसकी मेंटेनेंस का काम इससे जारी है। 3 स्टेशन जो है ईदगाह, 7 डे और उसके साथ साथ तिब्बत जो मार्केट का जो ये 3 स्टेशन है इस पर सिरे से काम ही नहीं हुआ और ये पूरी जो राहदारी थी ये 25 किलोमीटर का चलें, यानी अभी काफ़ी हद तक इसका काम होना अभी बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया राव अफनान, हमारे नुमाइंदे बोल न्यूज़ के अपडेट के। अभी ना शेड्यूल इसका तय हुआ है, जो वहाँ पर टीम जो इसको रन करेगी उसको भी अभी तक इन चीज़ों का इल्म नहीं है। कवरेज से भी वहाँ रोका जा रहा है, बरकी हालात ख़राब हैं और अभी भी उनकी दुरुस्तगी का काम चल रहा है, मेंटेनेंस चल रही है। 3 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ अभी सिरे से काम ही नहीं हुआ, तो ये किन हालात में कल इफ्तिताह होने जा रहा है? उवैस कादिर शाह साहब, ये ऐसे हालात में क्या ये एक बाकायदा इफ्तिताह कहलाएगा जो कल वज़ीर आज़म इमरान खान करने जा रहे हैं? 15 रोज़ा ट्रायल बेसिस होगा और फिर 15 दिन बाद 25 दिसंबर को आवाम के लिए भी इसको बाकायदा कमर्शियल इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। तो ये मुनासिब टाइम है इफ्तिताह का आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अरबाब, जो बातें मुझे बतानी थी अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने इंट्रो में भी बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी और आपके जो रिपोर्टर आज साइट पे गए थे उन्होंने सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी और हमारी कौम अब देख सकती है कि किस किस्म के झूठ बोले जाते हैं। चलें इस चीज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले लेते हैं। मैंने पहले भी ये कहा था, मैं आज भी ये कह रहा हूँ और मैं इसी ओपिनियन का बंदा हूँ कि ये प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बनाया गया कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मुहैया की जाए मेरे कराची शहर के भाई बहनों को। चलें जिस गवर्नमेंट ने शुरू किया, जिस पार्टी ने शुरू किया, इख्तिताम कहाँ हुआ, क्या मसले आए, उस पर डिस्कस नहीं करते। लेकिन चंद महीने पहले से मैं ये कहता आया हूँ, मैंने मुख्तलिफ TV चैनल्स पर कहा है, मैंने मीटिंग्स में कहा है कि SIDCL जो इदारा फेडरल गवर्नमेंट के मातहत काम करता है, जिसके गवर्नर साहब सो कॉल्ड हेड बने हुए हैं, मैंने ये उनको रिक्वेस्ट की थी, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इस पे कोई गेम नहीं खेलना है, इन प्रोजेक्ट्स पे सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ क्योंकि मेरी पार्टी का ओपिनियन भी यह है कि आप अगर प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को उसका स्कोप पूरा करने दें, जो भलाई जिसके लिए वो प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिस मकसद के लिए, वो उसको फुलफिल कर सके। कि आएँ इस पे बैठें, इस पे बहुत काम बाकी है, इसको पेशावर BRT पार्ट 2 ना बनाएं। अभी तक आप पेशावर BRT कंप्लीटली मुकम्मल नहीं कर सके। 85% आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पूरा है, 15-20% और भी आपका रहता है। यहाँ पे जो आपके अभी आपका जो न्यूज़ का बंदा जो आपका वहाँ गया था, रिपोर्टर मेरा भाई, उसने तो बहुत सी चीज़ें जो इनर कोर की हैं उसको पता ही नहीं है।
ये जीने जो है वो पुरानी, जो वो बरकी उसको कह रहे हैं, जो वायर केबल वो इसकी वजह ये है कि कवरेज से वहां रोका जा रहा है ना, वो जहां अंदर जाकर जो कवरेज, जो चीजें अपनी आंखों से देखना चाहती थी, जा रहा है, वो कवर करने की इजाजत नहीं दी जा रही। सवाल ये है कि देखिए, सवाल ये है कि क्यों रोका जा रहा है? जब आपका प्रोजेक्ट सही है और आपने क्वालिटी वाली वहां पे चीजें इंस्टॉल की हैं और आपने अच्छे तरीके से काम करवाया है, तो आप क्यों रोकने दे रहे हैं? मैं तो परसों ऑरेंज लाइन पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि मेरा जो स्ट्रक्चर आपको साथ लेना था, मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ऑरेंज लाइन को इसके साथ आप चलाएं, हम आपको बसेस की इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, एग्रीमेंट आपके साथ कर चुके हैं। लेकिन आज असद उमर साहब ने जो कहा उसका जवाब तो मैं परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा। देखिए, इशू ये है कि इनको सिर्फ रिबन कटिंग सेरेमनी चाहिए। इन्होंने इतने सालों में कराची में, पूरे सिंध में कुछ किया नहीं है, कोई प्रोजेक्ट इनका अपना नहीं है, ये कुछ परफॉर्मेंस शो नहीं कर सके। इस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली कंप्लीट होने में कम से कम 3 से 5 महीने और चाहिए। अच्छा। ये अभी इनकी जो सारी केबल्स हैं रिपेयर नहीं होंगी, ये चेंज होंगी। उसके बाद आपके पास अभी तक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में चीजें अपडेट नहीं है, आपकी आईटी सिस्टम्स आपके पूरे लगे हुए नहीं है, आपका फेयर कलेक्शन सिस्टम आपका कंप्लीट नहीं है, सीसीटीवी और सिक्योरिटीज आपकी पूरी नहीं है, आपके स्टेशंस कंप्लीट नहीं है, आपके लिफ्ट एस्केलेटर्स खत्म हो चुके हैं। जो लो ग्रेड क्वालिटी के आपने लगाए थे वो वक्त से पहले बिल्कुल रिप्लेस करने हैं आप लोगों ने। आपने स्टेशंस अपने तैयार नहीं किए। ये तो इन्होंने 3 स्टेशन बताए, मैं तो ये बता रहा हूं आपको कि सिर्फ 2 स्टेशंस रखे गए हैं और ये प्लानिंग की गई है कि खान साहब आएंगे, एक स्टेशन पे दिखाया जाएगा, दूसरे पे खान साहब को उतारा जाएगा और वो रिबन कटिंग सेरेमनी हो जाएगी। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सारा ही ड्रामा करना है, ये आपने फिर टेस्ट रन करने हैं और ये बसें चलती रहेंगी, किसके पैसों पे चलेंगी? ये पैसे क्यों खराब कर रहे हैं, क्यों ज़यान कर रहे हैं आप लोग? लेकिन प्रोजेक्ट आपका पूरा है नहीं, जैसे यहाँ हमारी टीम गई और भी मुख्तलिफ टीम्स गई हैं और इसी तरह की रिपोर्ट वहाँ से हो रही है। आज असद उमर साहब खुद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने उस बस में सफ़र किया, तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जब ये लोग आ रहे हैं तो इनको ये तमाम चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं। ये इन तमाम खामियों को, कमियों को जब भी बाकी हैं उसको नज़रअंदाज करके जब इफ्तिताह कर देंगे तो फिर वही BRT वाला हाल होगा कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर इसको रोकना पड़ेगा। खुदा न खास्ता कहीं कोई इस तरह का हादसा ना पेश आ जाए, जैसे BRT में हम शोले उठते हुए देख रहे थे आग के। अरबाब साहब, मैं आपको चंद महीने, 2 महीने, 2-2.5 महीने पीछे ले जाऊंगा कि इन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रामा किया था KCR का। यह भी असद उमर को पता था, गवर्नर को भी पता था, अली जैदी को भी पता था कि KCR का कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। ना उन्होंने कोई प्लान किया है, ना उनके पास कोई थॉट है कि KCR बनानी है, ना उन्होंने फंड्स रखे हैं। इमरान खान साहब को ले आए, रिबन कटिंग सेरेमनी हुई और किस चीज की थी? सिर्फ वो अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई जा रही है, FWO ने बनानी है, जिसमें आधे पैसे सिंध गवर्नमेंट के हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये क्या झूठ नहीं था तो क्या था? आज भी मैं ये कहूंगा कि असद उमर को और इमरान इस्माइल को सब पता है और उनको तो बल्कि पसे पर्दा भी पता है कि पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। अच्छा। जो चीजें इसमें लगाई गई हैं वो ब्लो स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड चीजें हैं, वो वक्त से पहले खराब हो चुकी हैं। अब वो रिप्लेस करने जा रहे हैं, वो उसमें लिए टाइम दरकार है, फिर उनको ट्रेनिंग्स देनी है कि ये IT सिस्टम चलेगा कैसे। पहले जब वो कंपनी इंस्टॉल करेगी फिर वो उसको टेस्ट ट्रायल करेगी 15 से 20 दिन के लिए। 15-20 दिन खत्म होंगे तो इनके लोगों को जो यहाँ पे संभालने वाले हैं उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं अब भी ये कहता हूं कि देखें, आपने प्रोजेक्ट की रिबन कटिंग सेरेमनी कर ली है, मार्च में कर लें, फरवरी के एंड में कर लें, इतनी जल्दी है। लेकिन खुदारा ये अवाम का पैसा है, ना मेरा पैसा है, ना आपका पैसा है। अच्छा, ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है, इस मुल्क के लोगों का पैसा है, इसको ज़ियान ना किया जाए। नून लीग ने जब ये स्टार्ट किया था तो उस वक्त मुआहदा ये था कि ये जो बसें इसके लिए आएंगी, स्ट्राइक पर चलेंगी, वो सिंध हुकूमत मंगवाएगी। फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो आप लोग का इस मुआहदे में थोड़ी तब्दीली आ गई, तो ये सिंध हुकूमत ने बहुत ताख़ीर की, या बसें मंगवाने में आप लोग संजीदा नहीं थे, या फंड्स के इशूज़ से? दरअसल ये मामला था कि जिसकी वजह से 5.5 साल तक ये डिले हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अरबाब साहब आपने। मैं बहरहाल कहता रहा हूँ, हर जगह पे ये लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं, सिर्फ गुमराह करते हैं। इनके पास एक ही हुनर है और एक ही चीज़ में ये फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी चवल वजीर हैं वो नंबर 1 है झूठ बोलने में। ये 2018 में जब इमरान खान साहब गलती से इस मुल्क के वजीर आज़म बन गए, उसके बाद कराची में पहली ब्रीफिंग गवर्नर हाउस में हुई जिसमें खुद वजीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि देखें, बिल्कुल मुआहिदा ये था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध गवर्नमेंट को देना है और सिंध गवर्नमेंट बसेस भी लाएगी और IT सिस्टम भी प्रोवाइड करेगी, लेकिन हमारे पास पैसे मौजूद हैं, फेडरल गवर्नमेंट बसेस भी खुद लाएगी, IT सिस्टम भी खुद इंस्टॉल करेगी।
देखिए सिंध गवर्नमेंट ने 2018 के बजट में, ट्रांसपोर्ट के बजट में ये पैसे रखे हुए थे। 2017 में इसकी किस्तें रखी हुई थी। 2019 तक हमने ये पैसे फुल फंडेड रखे हुए थे कि हमें बसेस की प्रोक्योरमेंट में फौरन जाना पड़ेगा, फौरन ITS सिस्टम हमने लगाने के लिए प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी। हमारी टीमें तैयार थी। 2 दफा मैं खुद इस पूरे कॉरिडोर पे विजिट करने गया हूं। हमने बहरहाल लेटर लिखे कि भाई हमें ये कॉरिडोर आप कब हैंडओवर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप कब हमारे हैंडओवर कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान की उस मीटिंग का हवाला देते हुए दे स्ट्रेट फॉरवर्डली रिफ्यूज्ड कि दीन हमने जब खान साहब ने कह दिया है तो बसेस भी हम लगाएंगे, IT सिस्टम्स भी हम लगाएंगे। बल्कि जब मीटिंग हुई तो उसमें यह भी अंडरटेक किया गया कि अगर सिंध गवर्नमेंट पैसे देने को तैयार है तो ऑरेंज लाइन की बसेस भी हम लाएंगे और IT सिस्टम भी इंस्टॉल करके देंगे। सही, हमने मुआहिदा भी कर लिया, ऑरेंज लाइन की बसेस की पहली इंस्टॉलमेंट भी दे दी। ठीक है, लेकिन आज भी इनके चवल वजीर कह रहे हैं कि कब पैसे मिले हैं हमें। सही, चलें। अली परवेज मलिक साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली परवेज मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इसका इफ्तिताह करने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ मौजूद होंगे। आज ये नून लीग के तमाम लोग क्यों वहाँ पहुँचे? मोहम्मद जुबैर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, एहसन इकबाल साहब, आपकी हुकूमत में ये शुरू ज़रूर हुआ था प्रोजेक्ट, लेकिन जब ये तकमील के मराइल में दाखिल हो रहा है, जो हुकूमत इसको मुकम्मल कर रही है वो इसके इफ्तिताह का भी हक रखती है ना। क्या समझते हैं आप, नून लीग का आज जाना वहाँ मुनासिब था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ मज़म्मत करना चाहूँगा जिस तरीके के साथ एहसन इकबाल साहब, जो आप जानते हैं एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, वो मेरे ख्याल से कई दफ़ा वफाकी वज़ीर बन चुके हैं। उनको जिस तरह से रेंजर्स के ज़रिए इमरान खान साहब की इस हुकूमत ने उनको रोकने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से ये काबिल मज़म्मत है और हम सबको कैटेगोरिकली इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। अब जहाँ तक ग्रीन लाइन मंसूबे और उसकी इफ्तिताह का मामला है, मैं देखें कराची के ऊपर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे जो यहाँ पे भाई और आप खुद कराची के अंदर बैठे हुए बेहतर इस प्रोजेक्ट को बता सकते हैं, पर जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है इस प्रोजेक्ट को काफ़ी हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत जब अख्तिताम हो रही थी तो इस प्रोजेक्ट को काफ़ी हद तक वो कंप्लीट कर चुकी हुई थी और सिर्फ बसेस की इंपोर्ट वाला मामला जो था वो पेंडिंग रह चुका हुआ था। वो किसकी जिम्मेदारी है ये मैं बेहतर नहीं जानता, सिंध गवर्नमेंट वाले और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो बेहतर उसको एक्सप्लेन कर सकती है। पर जहाँ तक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया हुआ था। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का एहतसाब होना चाहिए कि माशाल्लाह ये जो मदीना की रियासत के दावेदार हैं और जो आज के काबिल हुक्मरान हैं, उन्होंने 3 सालों के अंदर क्या इसको आज इसको जो लॉन्च करने के स्टेज के ऊपर लाए हैं। तो सबसे पहले तो इसका एहतसाब होना और उसकी वजह से इसके अंदर जो कॉस्ट एस्केलेशन हुई है उसको भी कौन उसका जिम्मेदार है, ये एक चीज़ है जो देखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक मेरी यादाश्त मुझे सर्व करती है तो इमरान खान साहब तो बताते थे कि इस किस्म के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो पाकिस्तान के अंदर जरूरत ही नहीं है। वो लाहौर के अंदर जंगला बस सर्विस कहते थे, वो ऑरेंज ट्रेन के बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ कहते थे। अली साहब ये बिल्कुल ये अभी अपने इंट्रो में उनके ये शॉर्ट्स मैंने सुनाए जो माजी में इस तरह के प्रोजेक्ट से मुतालिक वो बात किया करते थे, मैंने उनको सुनाया। अच्छा, आपको NA-133 में कामयाबी की मुबारकबाद भी मुझे देनी है, मैं जरा आपको उसकी मुबारकबाद भी देता हूँ, लेकिन उससे पहले उवैस कादिर शाह साहब से सिर्फ एक सवाल। उवैस साहब, जैसे अभी इन्होंने कहा कि नून लीग के दौर में इसका काफ़ी काम मुकम्मल हो चुका था, 2.25 साल नून लीग के दौर में गुजरे इस ग्रीन लाइन को और 3.25 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में गुजरे। किस हद तक काम 2018 के मई तक जब नून लीग की हुकूमत खत्म हुई इसका मुकम्मल हो चुका था? उवैस कादिर साहब, जाहिर है आपको इसका बेहतर पता होगा। देखिए अरबाब साहब, सबसे पहले तो मेरे भाई ने जो बात की कि इमरान खान साहब कहते थे इस जंगला बस पे क्रिटिसाइज़ करते थे, ट्रेन पे क्रिटिसाइज़ करते थे, तो खान साहब की बातों को दिल पे मत लिया करें। वो एक दिन बात करते हैं फिर यू टर्न ले लेते हैं, भूल जाते हैं। उनकी तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा, मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं क्या। देखिए अब वो पूरा आपका एक प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा, खान साहब की बातों पे आएंगे तो देखिए इनकी बातों पे कोई एतबार नहीं है, इनकी बातें इन पे कोई एतबार नहीं करना है, कोई सुननी ही नहीं है, टाइम भी ना दिया जाए। लेकिन ये जो बात आपने क्वेश्चन की है बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मैं खुद इस इंफ्रास्ट्रक्चर को 2018 में विजिट कर चुका हूँ। 2018 के बाद इस वक्त तक अगर आप ये बोलें कि कोई 5 से 7% काम भी इन लोगों ने नहीं किया तो ये बिल्कुल सही है। अगर ये चाहते तो ये 6 महीने में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कर सकते थे। नॉन सीरियस एटीट्यूड, इनको कुछ पता नहीं था, ये कमेटीज़ बनाते रहे, ये विजिट्स करते रहे, ये तकरीरें करते रहे, बयान देते रहे। लेकिन इस वक्त भी देखें, आज किसी वज़ीर ने यह भी कहा है ना कि अगर वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध मेरे साथ खड़ा हो जाए तो मैं बयान करूंगा। तो परसों की जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें मैं उस वज़ीर साहब को बोलूँगा कि ये पेपर वर्क है,
ये मेरे पास पेपर्स हैं, और झूठ कम बोला करें। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि झूठ बोलने में इन लोगों की बिल्कुल मास्टर डिग्रीज हैं। ये नंबर 1 है। इन्होंने पाकिस्तान में एक ही काम किया है, झूठ की क्लासेस दे रहे हैं, खुद को भी, अपने वर्कर्स को भी। और ये हकीकत है कि अगर ये सीरियस होते तो शायद जितना नून लीग ने काम किया था या उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, ये 2 साल पहले मुकम्मल हो सकता था, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ी चीज जो होती है वो फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकती तो उनके पास फंड्स लिमिटेड होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास फंड्स अवेलेबल होते हैं और वो पावर होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर फेडरल गवर्नमेंट का कोई भी इदारा बगैर टेंडरिंग के काम कर रहा हो तो भी उससे कोई नहीं पूछता, पैसे किसी अलग तरीके से मूव कर रहा हो तो कोई नहीं पूछता, अगर बगैर टेंडर बगैर पैसों के कोई दूसरा काम भी करता है तो कोई इदारा नहीं देखता। सबने आंखें भी बंद की होती हैं, कान भी बंद किए होते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो और उसने सिर्फ एक कागज भी 1 इंच मूव कर दिया विदाउट किसी लीगल उसके, तो उस पे सारे इदारे आके बैठ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पॉइंट आपका आ गया। परसों जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसमें ज़ाहिर है शायद मजीद और इन चीज़ों की वजाहत हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ, हसन खावर साहब तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो में ज्वाइन कर रहे हैं। तो अली परवेज़ मलिक साहब, अब ये NA 133 में कामयाबी की आपको मुबारकबाद दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 44,000 वोट भी नून लीग के कम हो गए। ये मुस्लिम लीग नून तो जीती है, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतने ज़्यादा वोट लेकर और मुकाबले पर आकर एक तरह से मज़ा किरकिरा तो नहीं कर दिया आपकी जीत का? बात ना करूं, क्योंकि अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जा चुका है। तो जब वो आगे चलेगा तो आपको खुद हकाइक जब सामने आएंगे तो बातें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। पर गुजारिश ये करूंगा कि जनरल इलेक्शन का टर्नआउट 50% था और ज़िमनी इलेक्शन के अपने डायनामिक्स होते हैं, और ख़ास तौर पे जब यक तरफा वहाँ पे मुकाबला हो रहा हो और आपके कोई वहाँ पे कोई रीजनेबल किसी किस्म का कोई वहाँ पे कंपटीशन अवेलेबल ना हो, तो लोगों की नेचुरल सी बात है दिलचस्पी कम होती है। ये आप पहले भी ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर देख चुके हैं। उसके अंदर जो 20% टर्नआउट आया है, और उसके अंदर अगर आप टर्नआउट को 1 सेकेंड के लिए एक्सेप्ट कर लें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो शेयर ऑफ द वोट है वो बड़ा है, और दूसरी साइड के ऊपर जो सारी पार्टियों का इत्तेहाद था उसका जो शेयर ऑफ वोट है वो कम हुआ है। और प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जनरल इलेक्शन में 12-13 हज़ार की लीड थी, जो अब 14-15 हज़ार के ऊपर गई है। तो ये तो आपका जवाब आ गया। पर जो मैं ज्यादा बुनियादी आपसे बात करना चाह रहा था वो इस तरह से है कि देखें, जमहूरियत का ये जो आपका जमहूरी निज़ाम है ना, ये किस फाउंडेशन के ऊपर खड़ा होता है, 1 सेकंड के लिए ये भी समझ लें। वो इस तरह से है कि जी आपका बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो ये है कि लोग आज़ादाना माहौल के अंदर बगैर किसी लालच बगैर किसी खौफ के अपना राय जो है वो इजहार कर सकें जाके बैलेट के जरिए। एक तो रिक्वायरमेंट ये होती है। दूसरी ये है कि जो इलेक्शन का अमला होता है वो बगैर किसी जानिबदारी के बगैर किसी खौफ के अपना एक फेयर के तरीके के साथ मामले को आगे लेकर चले। तो ये वो दोनों बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। जब डस्का का मामला आया, डस्का की रिपोर्ट आई, इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया, तो आपने देखा पोलिंग डे वाला मामला काफी हद तक क्लियर हो गया और आपको इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर कोई मेजर कंप्लेंट नजर नहीं आई, ना धुंध आई, ना प्रिजाइडिंग अफसर गुम हुए, और सारा टाइम के ऊपर आके 11-12 बजे सारी जमातें भी खुश थी, जीतने वाली जमात भी, हारने वाली जमात भी, हिस्सा ना लेने वाली भी, तमाम लोग मुतमईन थे। अब आप आ जाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट, और वहां पे क्या गलाजत हमने देखी इलेक्शन डे से पहले जो प्री पोल रिगिंग के जिम्रे के अंदर आता है। अब गुजारिश ये है कि उन चीज़ों के ऊपर सारी की सारी जो एविडेंस है, शहादतें हैं, वो इलेक्शन कमीशन के पास भी मौजूद हैं और जहां तक मुझे मालूम है FIA के पास भी चली गई हुई हैं। तो मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि जिसने इस मकरू धंधे के अंदर के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, आपकी जो ये मुकद्दस किताबें हैं उनकी बेहरमती की है, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो इस रिपोर्ट को, इस इंक्वायरी को मंतकी अंजाम पे लेके जाए, और उसके अंदर जो भी वहां पे निकलता है जिसने इस गलाजत के अंदर हिस्सा डाला है उसके अंदर उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, और उसी तरह हम अपने जमहूरी सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे ये रिक्वायर करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा और आपके तवज्जुह से इलेक्शन कमीशन से डिमांड करूंगा, और जब ये सारे मामले सामने खुलेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि ये 5,000 से 30,000 का सफर किस बिना के ऊपर हुआ है। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना। ठीक है, चलें हसन खावर साहब की तरफ में जाता हूं, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के फिर हसन खावर साहब से गुफ्तगू शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आसान खबर साहब, वक्त ज़ाय किए बगैर मैं आपकी तरफ आता हूँ कि यहाँ ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि NA 133 में आप लोगों ने खुद ज़ाहिर है इतने टेक्निकल जो रीजंस थे वो इतने किसी भी एक आम आदमी को जो इलेक्शन लड़ता है उसको पता होते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद अपने आप को इस इलेक्शन से बाहर किया। लेकिन उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब दूसरी बड़ी फोर्स के तौर पर वोटों की हद तक, तो अब जो इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करे वो सामने आता है, लेकिन एक बड़ी कुव्वत के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमबैक किया है पंजाब में। समझते हैं अब नून लीग के साथ साथ आपको पीपल्स पार्टी वाले भी टफ टाइम देंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाकई बहुत ज़्यादा वोट लिए हैं, मुस्लिम लीग नून की तवक्कुआत से ज़्यादा वोट लिए हैं, और उसकी वजह यह है कि वो तमाम लोग जो इलेक्शन वाले दिन निकले और जो नून के ख़िलाफ़ वोट करना चाहते थे, उन्होंने ज़ाहिर है कहीं जाके ठप्पा लगाना था और उन्होंने जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ठप्पा लगा दिया। बात सिर्फ लो टर्न आउट की नहीं है अरबाब, बात ये है कि लो टर्न आउट तो होता है ज़िमनी इलेक्शन में, लेकिन इतना लो टर्न आउट नहीं होता। और लो टर्न आउट के साथ आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के मैदान में ना होने के बावजूद किस कदर नुकसान हुआ है मुस्लिम नून के वोट बैंक का। उसकी इससे साबित ये होता है कि जो नून का पूरा बयानिया था कि जी महंगाई से लोग ये हो गए और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और ये है, वो सारा का सारा जो है ना वो ज़मीन पे आ गिरा। दूसरा ये है कि वो लोग जो 90 की दिहाई की सियासत जानते हैं, उनको NA 133 के इलेक्शन में ये लगा कि शायद 1990 के दिन वापस आ गए हैं, वही दो पार्टियां हैं, वही वोट खरीदे जा रहे हैं, वही खाली नारे हैं, वही लोगों की अदम दिलचस्पी है, वही लोग वोट नहीं डाल रहे, वही लोग। हसन साहब, इसका मतलब कि फिर जिन लोगों ने नून लीग को वोट दिया ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से नाखुश हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज़ हैं, जब तो ये 46,000 वोट तो बहरहाल नून लीग को पड़ा है ना, अभी भी वो 13-14 हज़ार के डिफरेंस से तो जीतने में कामयाब हुए हैं। देखिए, मैं तो बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम लीग नून को कोई एक बंदा भी पसंद नहीं करता, जाहिर है कि उनका एक वोट बैंक है, लेकिन वो वोट बैंक जितनी तेज़ी से नीचे आ रहा है वो आपके सामने है ये बात। और दूसरी बात यह है कि लोगों ने बाहर ना निकल के ये इस बात पे मुहर सब्त कर दी कि पंजाब में अब जिस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ नहीं होगी वो इलेक्शन कोई इलेक्शन नहीं है, वहाँ पे लोग घरों से बाहर भी नहीं निकलना चाहेंगे। अच्छा, अली परवेज़ मलिक साहब, ये मियाँ साहब को कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है अदम एतमाद की तजवीज़ पर, इन हाउस चेंज पर, क्या ये वाकई ये दुरुस्त खबरें? अयाज सादिक साहब उनको कन्विंस करने में तो दिलचस्पी रखते हैं, पार्टी ये चाहती है कि मियाँ साहब को कन्विंस किया जाए, वो मान नहीं रहे? देखें, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये जो यहाँ पे इलेक्शन के ऊपर हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे साहब, इनसे ज़रा ये तो पूछ लें कि जो अपने कागज़ नहीं भर सकते वो हमें इलेक्शन के ऊपर कमेंट्री दे के समझाएंगे कि इलेक्शन किस तरह से आगे चलता है। वो हमें ये बताएंगे कि जी टर्नआउट कैसे होता है। माशाल्लाह पूछे तो सही वो कितने इलेक्शन आज तक लड़ चुके हैं। तो खाम खा हर चीज़ के ऊपर एक्सपर्ट नहीं बन जाना चाहिए। अगर आपको कोई अल्लाह ताला से मौका मिल जाता है कि आप किसी हुकूमत की नुमाइंदगी कर लें, मैंने आपसे कहा इट वॉज अ वन साइडेड कॉन्टेस्ट, उसके ऊपर वहाँ पे हमारे मदे मुकाबिल बाकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रियलिटी है। पीपल्स पार्टी ने वोट परचेज करके मुकाबला बनाने की कोशिश की है और सारी पार्टियों का वहाँ पे कंसोर्शियम होने के बावजूद मुश्किल से 30,000 वोट मिले। जाए कामरान खान की डॉक्यूमेंट्री पढ़ लें जो उसने अपनी इसके ऊपर की है, जाए जाके मुजम्मिल सोहरवर्दी की पढ़ लें, इकरार हैदर की पढ़ लें, कुछ करे तो सही ना। खाम खा टीवी के ऊपर एक्सपर्ट बन जाना हर चीज़ के ऊपर तो मुनासिब नहीं है ना। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे पहले सेगमेंट में कहा है कि इलेक्शन कमीशन को मंतकी इंजाम के ऊपर इस इंक्वायरी को लेके जाना चाहिए, खुद पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। इतनी सी मैंने आपसे गुजारिश की है। जहां तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला है, देखें पंजाब की सूरत हाल में बड़ा क्लियर है कि आप जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वोट अपनी हमायत के अंदर नहीं लेते, आप 4 आज़ाद उम्मीदवार भी अपने साथ जोड़ लें, एक राय हक पार्टी का जो आपका MP है उसको भी अपने साथ जोड़ लें, पीपल्स पार्टी के जो मांगे टांगे के 7 वोट हैं उनको भी अपने साथ जोड़ लें, तो आपके पास वो सूरत हाल नहीं बनती कि आप पंजाब हुकूमत को गिरा सकें। अगर आपने इस निज़ाम के अंदर रहते हुए कोई नो कॉन्फिडेंस लेके आना है तो उसकी आगाज़ सेनेट के थ्रू होना चाहिए, जहां पे ऑन पेपर आपके पास वोट मौजूद है। पर अगर पीपल्स पार्टी छोटे छोटे ओहदों के पीछे वहां पे इस तहरीक को आगे लेके नहीं जाना चाहती, हुकूमत के साथ फ्रेंडली ऑपोजिशन करना चाहती है, तो हम तो जो अपने नंबर्स हैं उसी के साथ एजिटेट कर सकते हैं ना, ये सिस्टम के अंदर या बाहर सड़कों के ऊपर। तो हम उस तहरीक को भी आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप PDM के जो बैनर तले आप देख रहे हैं कि हो रही है कि हम स्ट्रीट प्रोटेस्ट और लोगों के जो यहाँ पे जो माशी कत्ल और तकलीफ है उसको आवाज देने के लिए अपना बाहर सड़कों के ऊपर भी एहतजाज कर रहे हैं और ऐवानों के अंदर भी कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास नंबर्स मौजूद नहीं है
हैं या हमारे अपने जो दोस्त हैं उनकी कोई अपनी उसके ऊपर उनकी कोई अपने मफादात हैं छोटे छोटे जिनके पीछे वो जाके छुप जाते हैं, तो इसका तो लोग देख रहे हैं ना। इसीलिए जब आज़ादाना माहौल के अंदर इलेक्शन होते हैं तो आप देखते हैं पीपल्स पार्टी को 200-300 वोट मिलते हैं। तो ये जो हुकूमत के नुमाइंदे आपके पास बैठे हैं इनको कहें, इनको तो आज जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि जो इंक्वायरिंग जो एजेंसीज हैं वहां पे बताएं कि जब ये वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही थी तो पंजाब पुलिस कहां थी FIA जो इन्होंने वहां पे बशीर मेमन को बुला के नवाज शरीफ के खिलाफ तो फौरन इसको कहते थे कि जाओ नवाज शरीफ को पकड़ लो, कहां पे थे इनके रियासत के इदारे जब ये गलीज धंधा ये मकरूह धंधा हो रहा था। तो आगे टीवी के ऊपर बातें मत करें, जिम्मेदारी का एहसास करें, सिस्टम को क्लियर करने की कोशिश करें। हुकूमती मशीनरी कहां मौजूद थी जरा आप ये बताएंगे हसन खावर साहब। हसन साहब तो जाहिर है ये वीडियो मंजर आम पर आई, उसमें सबके चेहरे भी वाजे थे, पैसे लेने वालों के भी, देने वालों के भी, हल्फ लेने वालों के भी, देने वालों के भी। तो पंजाब हुकूमत को तो बहुत पहले हरकत में आ जाना चाहिए था। पूरा नादरा का निज़ाम आपके पास मौजूद है, उससे आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी के साथ हो सकती थी तमाम लोगों की। अच्छा देखिए, पहले तो बात ये है कि ये जो लोग दोनों साइड की पार्टियां जो ये काम कर रही हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए कि माशाल्लाह 30-35 साल का तजुर्बा है दोनों पार्टियों का, और पुलिस भी इन्हीं की बनाई हुई है इनमें से एक पार्टी की, और इनको पता है कि यहाँ पे कैसे पुलिस की नज़रों से बच के ऐसे काम करने हैं। बहुत तजुर्बा इसमें पार्टी का मौजूद है। बहरहाल इसमें इलेक्शन कमीशन, अब तो आप अपने 5-6 IGs ला चुके हैं, अब तक तो आप पुलिस के निज़ाम को समझ चुके होंगे 3.25 सालों में। मैं बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को जो इंक्वायरी है ना वो आप होने दें, वो हमें जो हिदायत करेगी वो करे, बिल्कुल उनको इंक्वायरी करनी चाहिए। और ये है, लेकिन जहाँ तक बात है ना, आज हायर मॉरल पेडेस्टल ले लेंगे आपके मेहमान भी और बाकी लोग भी, वो शायद ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क में छांगा महंगा की सियासत भी इन्होंने शुरू की, मरी के अंदर अरकान पार्लियामेंट को बंद करने की सियासत भी इन्होंने शुरू, और जो टर्न आउट के नंबर है ना, नंबर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बात ये है कि ये कहना, ज़ाती हमले करना दूसरे पे, ये बताता ये है कि जब नंबर अपने सामने आ जाएं और आपके पास बात करने को ना हो तो आप कहते हैं कि ये कौन है, ये कहाँ से आई, ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन नंबर्स जो होते हैं वो सबके सामने होते हैं, और ये हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून का वोट 44,000 वोटों से कम हुआ है इस हल्के में, और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। सही, लेकिन हसन साहब जब ये आप ये बात करते हैं इनको, इन जमातों को 35-30 साल का तजुर्बा है और ये इनका एक माजी रहा है, तो ये आपकी अपनी वफाकी काबीना में, आपकी अपनी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो माजी में इनके साथ हुआ करते थे, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ करते थे। उन लोगों के माजी पर आप मुतमईन हैं? देखिए बात ये है, लोगों की हमारी सियासत ऐसी है, लोगों ने पार्टियां बदली हैं, लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए हैं, लेकिन अगर हमारी पार्टी में कोई ऐसा शख्स हो जिसके ऊपर कोई ऐसे इल्ज़ाम हो तो जाहिर है कि हम उसे कबूल नहीं करेंगे। मैं तो आपको इनकी पार्टी की हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। तारीख बड़ी बेरहम होती है, तारीख किसी की दोस्त नहीं होती। तारीख जब खोल के पढ़ लेते हैं तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी तो तारीख में होता है। असल में जब तारीख दान लिखते हैं कि कैसे छांगा मांगा में लोगों को ले जाया गया, नथिया गली में क्या हुआ, मरी में क्या हुआ, तो ये बातें सबके सामने हैं, किताबों में लिखी हैं, पढ़ लें, आपके सामने आ जाएंगी। सही। अच्छा अली परवेज मलिक साहब, ये पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातें इस वक्त हुकूमत के खिलाफ एक हैं, शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों। अब ये जरदारी साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो 2 रोज़ पहले मियाँ साहब से मुतालिक बयान दिया, उस पर आज रिएक्शन आया है शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने ट्वीट किया कि इस तरह के रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर जो आपका इत्तेहाद है उस पर तो इससे असर नहीं पड़ेगा? दोनों जमातों के दरमियान ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में ताल्लुकात कुछ तल्ख हो सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी बार बार इस ख्वाहिश का इजहार करती है कि मियाँ साहब वापस आएँ। देखिए बात इस तरह से है कि जो जरदारी साहब ने बयान दिया ना, उसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप उनको गुंजाइश दे दें, बिकॉज उन्होंने जो प्लानिंग करके वोट ख़रीदने का अपना इंतज़ाम किया हुआ था और बाकी प्लानिंग की थी, उन्होंने उसी तकरीर में बताया ना, हमने तो 50,000 के मुताबिक अपना प्रोग्राम रखा हुआ था। तो जब रिज़ल्ट आया तो उनको गुस्सा भी था और उनको नदामत भी यकीनन होगी, और इसलिए वो अजीब टेंजेंट के ऊपर चले गए। उनसे कोई ये भी तो पूछ लेता वहाँ पर खड़ा होकर कि जब PDM को जब बनाया गया था और वहाँ पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का वो बयानिया हुआ था, तो उसमें लिख देते वहाँ पर कि जी हमारी शर्त है कि मियाँ नवाज शरीफ की सेहत जिस तरह मर्जी हो, वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो हम उसके बाद इनके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो गुजारिश ये कि इस किस्म की बातें मुनासिब नहीं लगती। मियां नवाज शरीफ से अब ना जेल तोड़ के गए थे, वो पंजाब हुकूमत की रजामंदी से, इनकी तसल्ली के बाद प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके बाहर गए थे, और ये उनको अगर वापस लेके आना चाहते हैं तो कानूनी जो चारा जो ये उसके ऊपर करें। यहाँ पे टीवी पे आके इस तरह दावे करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक
उनकी पाकिस्तानियत की बात है। मेरे ख्याल से मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए वो बेपनाह है। एटमी ताकत से लेके जिन मोटरवेज की और जिन तरक्याती कामों की ये बात कर रहे थे वो सारे उनके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ की छाप है। तो इस तरह से ना मैं किसी की पाकिस्तानियत को चैलेंज करना चाहता हूं और मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं कि हम तहजीब के दायरे में लेके ना लोगों को यहाँ पे उसके मुताबिक सियासी जो अपना नजरिया है उसके ऊपर बात करेंगे और इस किस्म की चीप पब्लिसिटी के लिए इस किस्म की एफर्ट्स नहीं करेंगे। मैं तो ये कह सकता हूं। ठीक है, तो हसन साहब, जाहिर है आप चूंकि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं और पंजाब हुकूमत के पास ही मियाँ साहब की रिपोर्ट्स कुछ हफ्तों के वक्फे से आनी थी, आखिरी रिपोर्ट कब पंजाब हुकूमत को मौसूल हुई और अगर वो रिपोर्ट्स नहीं आनी थी तो फिर उस पर पंजाब हुकूमत ने क्या कार्रवाई करनी थी? वो कोई कानूनी कार्रवाई आप लोगों ने उस पर करने का सोचा? देखिए, हमने तो मियाँ साहब को 4 हफ्ते के लिए भेजा था और वो बिल्कुल इनकी बात ठीक है कि कानूनी तरीके से भेजा था, लेकिन उसके बाद तो उन्होंने वापसी खुद करनी थी और उनका वापस ना आना गैर कानूनी है। मैं इस बात से तो इनके इत्तेफाक करता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी पाकिस्तानी को दूसरे शख्स के पाकिस्तानियत के ऊपर सवाल उठाने चाहिए। हर शख्स की अपने वतन से मोहब्बत होगी, मैं उस बात को सवाल नहीं करता, लेकिन ये जो उनके वापस आने का सवाल PDM में उठाया गया था वो उस वक्त उठाया गया था जब पीपल्स पार्टी से ये डिमांड किया गया कि आप भी इस्तीफ़े दें। तो उन्होंने कहा कि हमारे तो सारे स्टेक्स इधर हैं, हम इधर बैठे हैं, आप चाहते हैं हम असेंबली से इस्तीफ़े भी दें, लेकिन आपके लीडर बाहर बैठे हैं, वो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर आप लोग वाकई इसमें सीरियस उनको वापस बुलाएं, इधर आके सियासत करें, हम मिल के इस्तीफ़े दे देते हैं। तो ना वो वापस आए, ना इन्होंने इस्तीफ़े दिए, ना ही किसी का लॉन्ग मार्च हुआ। फिर PDM के साथ जो हुआ वो सबके सामने है और अब जो नई सही PDM है उसने जो एक तारीख डाली है 4 महीने की, ये भी मैं समझता हूँ बड़ा अवाम के साथ मजाक है, क्योंकि अगर आप अवाम का नारा देते हैं और आप कहते हैं कि हमने महंगाई मार्च करना है तो जिस शख्स को PDM पर तो आते हैं, लेकिन ये मियाँ साहब की जब मेडिकल रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत को नहीं मौसूल हुई उसके बाद पंजाब हुकूमत को क्या कानूनी कार्रवाई करनी थी? वो आखिरी रिपोर्ट कब मौसूल हुई है पंजाब हुकूमत की? मेरे पास इस वक्त तारीख नहीं कि आखिरी वो कब रिपोर्ट मौसूल हुई थी, वो भी आपको पता करके बता देते हैं। लेकिन बात यह है कि अब तो उनको वापस बुलाना है। अब उस सिलसिले में जो भी कानूनी चारा जो ही है वो वफाकी हुकूमत कर रही है, क्योंकि 4 हफ्ते के लिए वो गए थे और उससे वो तो मुद्दत अब तो कई साल हो गए उनको गए। तो ये तो सबके सामने 2 साल हुए, कई साल नहीं हुए, 2 साल उनको हुए। तो 2 कई होते हैं। सही। तो अली परवेज़ मलिक साहब, ये 2 साल हो गए, इलाज के लिए मुद्दत तो ज़ाहिर चंद हफ्तों की दी गई थी, ये वाकई अभी तक इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। इलाज कब मुकम्मल होगा, कब वापस आएंगे? 23 मार्च से पहले आएंगे नहीं आएंगे? क्योंकि 23 मार्च अब ज़ाहिर एक तारीख आ गई है, महंगाई मार्च उसमें होना है, उसमें मियाँ साहब शामिल होंगे नहीं होंगे, ऐसी उम्मीद कोई लगाए? देखें, सबसे पहले तो मैं स्पोक्स पर्सन साहब का शुक्रिया अदा कर दूंगा, कम से कम उन्होंने ये तो ग्रेस दिखाई कि उन्होंने अपनी तसल्ली करके जब उनकी सेहत एक्चुअली इनकी तसल्ली हो गई, इमरान खान साहब के ज़ाती मौलज ने आके इनको कंफर्म कर दिया कि मियाँ साहब की सेहत ख़राब है, तो फिर इन्होंने उनको प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत जाने दिया। उसी प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर, और वो शहबाज शरीफ साहब की जो ये अंडरटेकिंग की बात करते हैं उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जब उनके डॉक्टर्स ये डिटरमिन कर लेंगे कि उनकी सेहत बिल्कुल स्टेबलाइज हो गई है और बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद वो वापस रिटर्न कर लेंगे। और अगर इनकी ये ख्याल है कि डॉक्टर्स ने उनको क्लीन बिल ऑफ हेल्थ दे दिया तो इनके पास कानूनी चाराजोई का बिल्कुल इख्तियार है, ये अपने हाई कमीशन के जरिए उनके खिलाफ प्रोसीड करें। अगर यहाँ पे टीवी पे बैठ के किसी की सेहत के ऊपर सियासत करने से तो कुछ अचीव नहीं होगा ना। मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त आएंगे जब उनके डॉक्टर्स उनको कहेंगे वो फिट टू ट्रैवल है, और वो इंशाल्लाह जिस तरह से पहले भी बेपनाह मौकों के ऊपर बल्कि अपनी बेगम को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के भी वापस आए थे यहाँ पे इन बोगस केसेस का सामना करने के लिए, तो अनकरीब वो यहाँ पे वापस होंगे और अपने मुल्क को और अपनी पार्टी को लीड करेंगे। और जहाँ तक उनकी पाकिस्तानियत की बात है, उनका भी सब कुछ यहाँ पे है, उनके बच्चे भी यहाँ पे हैं, उनके कारोबार भी है, उनकी पार्टी भी है, और हम सारी पार्टी उनकी यहाँ पे नुमाइंदगी बिल्कुल एक अच्छे अंदाज के अंदर कर रहे हैं और लोगों की तकलीफों को आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। सही, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा अली परवेज़ साहब कि ये आवाज़ देने की बड़ी लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं? ये 23 मार्च की आप लोगों ने, PDM ने जो तारीख दी है, अभी इसमें तकरीबन 3.5 माह का अरसा है। ये 3.5 माह तक तो एक आपने रिलैक्स पीरियड दे दिया हुकूमत को कि वो 10-12 दिन पहले ज़रा संजीदा होना शुरू होंगे, उससे पहले वो 3 महीने सुकून से गुजारें।
जहाँ तक लॉन्ग मार्च की डेट का है, देखें आपको जब इस किस्म का कोई भी इंडेवर करना होता है तो उसके लिए आपको अपनी मोबिलाइजेशन करनी है, आपको अपनी तैयारी करनी है और उसके बाद आपको 100 किस्म की चीज़ों को और भी कंसिडरेशन में लाना है। मौसम की क्या सूरत हाल है, उस वक्त क्या मामलात होंगे, आपके ओवरऑल खित्ते की क्या सिचुएशन है, तो उसके मुताबिक जो पीडीएम ने फैसला किया, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अकेले तो फैसला नहीं है ना, उसके अंदर और जमातें भी हैं। उन्होंने जो डेट तय की है उसके मुताबिक अब सारी पार्टियां अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी जो पार्टी है उसको मुनज़्ज़म करेगी और उसके मुताबिक काम करेगी। तो मैं तो इसके ऊपर इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है, तो हसन साहब ये आपको 3.5 माह मिल गए, चूंकि इस मार्च का नाम महंगाई मार्च मौलाना साहब की और पीडीएम की तरफ से रखा गया है, तो इन 3 महीनों में आप अगर महंगाई को कम करते हैं, आवाम को थोड़ा रिलीफ देने की तरफ जाते हैं, तो शायद चंद लोग इसमें पीडीएम के साथ फिर ना जाना पसंद करें अगर उनको आप कुछ रिलीफ देने में कामयाब हुए। चूँकि 3 माह एक अच्छा खासा अरसा है, उसमें पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत वाकई कमी कर सकती है महंगाई में। देखिए, मार्च और 9 मार्च हमने तो आवाम की खिदमत करते रहना है, महंगाई का तोड़ जो भी हो सकता है करना है। हमारा जो प्रोग्राम आ रहा है वो लॉन्च करना है, हमारे प्रोग्राम की लॉन्च की डेट, उसका रोल आउट, हमारी काविशें, उसका इनके मार्च से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर इनका एक वोटर है जो जिसके लिए ये महंगाई मार्च करना चाह रहे हैं और उसको ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए मार्च करेंगे पर आज से 3.5 महीने बाद करेंगे, तो ये बात कुछ सही बैठती नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनका जो अभी तक का बयानिया था उससे तो ये लगता था कि ये एक आवाज़ देंगे और इनका तमाम वोटर पीछे चल पड़ेगा, लेकिन ये कहना कि हमें मोबिलाइज़ करने के लिए वक्त दरकार होगा, फिर मौसम देखना होगा। जाहिर है कि मौसम मार्च में बहुत अच्छा बहार का मौसम होगा, लेकिन सियासी स्ट्रगल्स के अंदर तो मौसम नहीं देखे जाते थे मेरा ख्याल है। लेकिन बहरहाल ये इनकी सियासी क़यादत का फ़ैसला है, उन्होंने बेहतरीन अपने हक़ में फ़ैसला किया होगा, लेकिन ये बात शायद अवाम की समझ में आने वाली नहीं है। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अली परवेज़ मलिक साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों में 20 रुपये कमी यानी 120 रुपये फ़ी लीटर कीमत का नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने इसको मानने से इनकार कर दिया। क्या सूरत हाल बनेगी, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुल्क में जिस तेज़ी से इस वक्त महंगाई बढ़ रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद आने वाले वक्त में गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलना भी इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल, गैस, बिजली के रेट इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। घी, चीनी और आटे जैसी इंतहाई ज़रूरी चीज़ों के दाम भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। हमारे मुल्क में लातादाद माफियाज काम कर रहे हैं और वज़ीर आज़म कई बार इन माफियाज का जिक्र भी कर चुके हैं। ये माफियाज कितने ताकतवर होते हैं ये भी वो कई बार बता चुके हैं। और ऐसा ही एक माफिया कराची का डेयरी माफिया भी है, जो जब चाहे दूध की कीमत को बढ़ा देता है और कोई इसको पूछने वाला नहीं है। दूध के रेट जब भी बढ़ते हैं तो कमिश्नर कराची हरकत में आते हैं और दूध को सरकारी रेट पर बेचने की हिदायत करते हैं, जो डेयरी फार्मर्स के मुकर्रर किए गए रेट से कम होते हैं। लेकिन कमिश्नर की जानिब से मुकर्रर किए गए रेट पर आवाम को कोई चीज़ मिल जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं होता। कमिश्नर कराची ने दूध की नई सरकारी कीमत का नया नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक दूध के नए रेट अब 120 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर किए गए हैं, जिसका सीधा और सादा सा मतलब यह है कि अभी जो दूध 140 रुपये फ़ी लीटर हर दुकान पर बिक रहा है वो मज़ीद महंगा होने वाला है, क्योंकि कमिश्नर कराची की जानिब से जब आखिरी मरतबा दूध की कीमत 94 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई थी तो उस वक्त डेयरी फार्मर्स की जानिब से कहीं दूध 110 रुपये और कहीं 120 रुपये फ़ी लीटर बेचा जा रहा था और फिर ये रेट बढ़ाकर 140 रुपये तक कर दिए गए। तो अब देखना यह है कि कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की सरकारी कीमत 120 रुपये मुकर्रर करने के बाद डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफा किया जाता है या फिर कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन को माना जाता है, जो कि इन हालात में होता मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। शाकिर गुज्जर साहब डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन से हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि कमिश्नर कराची के नोट वो कितनी अहमियत देंगे और क्या वाकई अब दूध आज से, चूँकि जुमेरात के रोज़ से इस पर अमल दरामद होना था, क्या 120 रुपये में मिलना अब शुरू हो जाएगा। गुफ्तगू करते हैं शाकिर साहब से। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। कमिश्नर कराची की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है शाकिर साहब के 120 रुपये लीटर आज से दूध मिलना है, लेकिन अभी भी हर दुकान पे 140 रुपये मिल रहा है। तो ये अहकामात माने नहीं आपने और आपकी एसोसिएशन ने? नहीं जी, हम कौन होते हैं अहकामात मानने या ना मानने वाले, ये तो पहले से फरोख्त हो रहा। पिछले 4 साल से नोटिफिकेशन से ऊपर दूध की कीमतें में फरोख्त हो रहा है।
और यकीनी तौर पे जो यकतरफा नोटिफिकेशन है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन ये तो पूरे मशवरे के साथ जारी किया गया है। कमिश्नर कराची ने बड़ा वाज़ेह किया कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर इसको जारी किया है। हमारे उस पर दस्तखत मौजूद नहीं है, हमारे उस पर दस्तखत मौजूद नहीं है, हम उस पर मुत्तफिक नहीं थे और हमारे मुत्तफिक ना होने के बावजूद उन्होंने मीटिंग बर्खास्त करने के बाद 2 घंटे बाद नोटिफिकेशन किया था। अच्छा शाकिर साहब, इस वक्त पूरे कराची में 140 रुपए फी लीटर दूध मिल रहा है। हैदराबाद में तो आज ही 10 रुपए इसकी कीमत में इजाफा भी हुआ है। तो ये 140 रुपए लीटर बेचने वाला दूध आपको 1 लीटर पर कितना खर्चा आता है? यानी एंड कंज्यूमर के पास जाते जाते एक आम दुकानदार का कितना उस पर खर्चा होता है? असल में कि देखिए, असल बात है फार्मर की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फार्मर की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 155 रुपया फी लीटर एक्स फार्म गेट। अच्छा, और एक्स फार्म गेट जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, फार्म गेट जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना जी, वो महकमों ने अलग दी है और तमाम दीगर जो इदारे हैं, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मलीर ने भी अलग दी है और कमिश्नर कराची ने कोई नहीं मानी हमारी कास्ट। अच्छा, यानी 155 रुपए लीटर आप लोगों को पड़ता है और आप लोग 140 रुपए लीटर बेचते हैं? जी हाँ, अभी देखें ये अभी की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अच्छा, इसमें फ्रेट है फी लीटर का, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है और हमारा प्रॉफिट है। तो उसके बाद ये तकरीबन 180 रुपए लीटर पड़ती है। अच्छा, 180 रुपए, यानी ये 40 रुपए फी लीटर आप लोग अपनी जेब से नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं? जी हाँ, अभी तक तो यही हाल है, हम सब्सिडी दे रहे हैं आपको। अच्छा, तो ये चंद सालों में कितना नुकसान अब तक आप बर्दाश्त कर चुके हैं शाकिर साहब? इसका मतलब कि ये तो आप लोग करोड़ों अरबों रुपए की सब्सिडी अभी तक आवाम को दे चुके हैं। ये कहां से आ रहा है पैसा फिर? जी हाँ, ऐसा ही है। देखें मैं बताऊं, सिंध में यही हाल है। तकरीबन सिंध से 200 से ज्यादा फार्मर हिजरत करके पंजाब में जाके डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, इस्लामाबाद में डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहां के हालात बेहतर हैं। अच्छा, नहीं, ये जो 40 रुपए का फर्क है इसको आप लोग कैसे पूरा कर रहे हैं? क्या पानी मिलाकर दूध की मिकदार को डबल कर रहे हैं? अपनी रेट से फी लीटर 40 रुपए अदा करना, ये तो ज़ाहिर देखने या सुनने वाले के किसी भी एक शख्स के भी जहन में आ नहीं पाएगी ये बात। ये मंतक नहीं समझ आएगी कि आप लोग 40 रुपए फी लीटर जेब से अदा कर रहे हैं। 85 रुपए लीटर का नोटिफिकेशन था ना फार्मर रेट जो था, और रिटेल साइड पे 94 रुपए था। तो इसमें 4 सालों में बतदरीज इजाफा करते हुए 140 रुपए लीटर पे किया गया है। और अब ये जो महंगाई एकदम बढ़ी है 2 माह में, इसमें शाकिर साहब जब 94 रुपए था, जब 94 रुपए सरकारी रेट था, तो उस वक्त 120 रुपए फी लीटर दूध मिल रहा था, जो बाद में 130 फिर 140 हुआ है। तो उस वक्त भी ये 26-27 रुपए आप लोग अपनी जेब से अदा कर रहे थे। तो ये अल्लाह ने कौन सी ऐसी बरकत डाली है आप लोग के कारोबार में कि आप लोग अपनी जेब से अदा कर रहे हैं? और नहीं कि अपनी जेब से हरगिज अदा नहीं करेंगे जी, इसमें इजाफा करेंगे। नोटिफिकेशन होने के बावजूद, जो कि हकाइक और शवाइद पे नहीं है, सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा बजाएंगे। लेकिन अब तक दूध की कीमतों में जो अपनी जेब से अदा करते हैं शाकिर साहब, ये कैसे पॉसिबल किया आप लोगों ने? शहर में दूध पौने 200 रुपए लीटर फरोख्त होगा। ये कौन सी जादू की छड़ी आपके पास थी जो अब तक आपने ये 40 रुपए फी लीटर अपनी जेब से अदा किए हैं तमाम फार्मर्स ने? ये कैसे कर रहे थे आप लोग? इसका राज अगर बता दें। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रही है वो 155 अब हुई है, और उसके लिए हमने आवाज दी है कि कमिश्नर साहब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक इजाफा करें, बसूरत दीगर फार्मर अपना ऐलान करने में आजाद होंगे। और ये 155 रुपए कब आई है? की है पहले जो कास्ट बढ़ी है उसमें हमने दूध की कीमतों में इजाफा किया है। 155 रुपए कॉस्ट कितने महीने या कितने हफ्ते पहले आई है? ये जी इसी माह आई है। जी जी, मैं सुन नहीं सका, जरा शाकिर साहब अगर दोहरा सकें आप, ये कब आई है? ये जी ये जो महीना गुजरा है दिसंबर का, नवंबर का, इसमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 155 रुपए फी लीटर। इससे पहले कितनी थी? जो दूध तो इससे पहले भी 140 रुपए मिल रहा था। 133 रुपए फी लीटर। अच्छा, 133 रुपए फी लीटर थी। तो दिसंबर पिछले 1 महीने में ऐसा क्या इजाफा हो गया? किस चीज की कीमत में इजाफा हुआ जो आपकी कॉस्ट बढ़ गई है? बात यह है जी, देखें जो हमारी जरूरत के अजनास है ना, वो सारे एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। जब वो एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे तो यकीनन उनकी कीमतें हमारे लिए बढ़ेंगी। हम हुकूमत वक्त से बारहा अपील कर चुके हैं कि जरूरी अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएं ताकि फार्मर सस्ता दूध पैदा कर सके और सस्ता दूध फराहम कर सके आप लोग। और ये कौन कौन से अजनास होते हैं शाकिर गुज्जर साहब? और एक अगर आप अपनी मिसाल लें, आप कितनी भैंसों का आपका बाड़ा है और कितने अजनास की आपको जरूरत पड़ती है? अगर इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जरा आप थोड़ी सी इसकी वजाहत कर सकें आम लोगों के लिए। देखिए जी, जो
अजनास है उसमें भूसा एक्सपोर्ट होता है, चोकर एक्सपोर्ट होता है, अल्फा ए और दीगर अजनास एक्सपोर्ट हो जाते हैं और इसका इम्पैक्ट आता है दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, जिसकी वजह से तमाम चीजें महंगी हो जाती हैं। और इसमें जो बुनियादी चीजें हैं वो सबसे अहम है जानवर की नस्ल कशी। जानवर जो बेताशा मादा जानवर की स्लॉटरिंग की जा रही है उससे जानवर की कीमतें बेताशा बढ़ रही है। तो बहुत जरूरी है कि प्लानिंग कमीशन उसके ऊपर गौर करे और फौरी तौर पे मादा जानवर की स्लॉटरिंग को बंद कराए, जानवर की दूध देने की सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश करें, छोटे कटड़ियों की जानें बचाएं ताकि फार्मर को जानवर सस्ते मिले। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर गुज्जर साहब, डेयरी फार्मर एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि 1 लीटर दूध पर हर दूध बेचने वाले को 40 रुपए फी लीटर का नुकसान होता है। लेकिन अब ये इसका मतलब ये नुकसान करोड़ों अरबों में होता है। कौन ये इनका ये नुकसान पूरा कर रहा है, कैसे पूरा कर रहा है, इसका जवाब देने से वो कासिर थे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।